आधी से ज्यादा तनख्वाहें तो हमारी आपकी सदन के अंदर चली जाती हैं। तनख्वाह बढ़ती है, माननीयों के बड़े पैसे बड़े हैं नहीं। सुक्खू जी ने 7 महीने हमें गालियां पड़वाई, मैं पास हो गया और दिसंबर महीने तक तनख्वाह नहीं पड़ी, अभी भी नहीं पड़ी है, अभी भी आपकी भी नहीं पड़ी है। तनख्वाह तो क्या पड़नी थी, विधायक निधि भी नहीं मिल रही है। तो मंडी में आप लोग जश्न मनाने क्यों जा रहे हैं? जहां सारे के सारे लोग कंस्टिट्यूंसी के अंदर घूमो, जेसीबी पोकलैंड लेकर के जेईओ एसडीओ एक्सएनओ की गांवों के अंदर छोड़ियां बना दो, उनको कहो काम करो 2 महीने के अंदर इसको सारा। क्या जश्न मनाना? जश्न से कुछ नहीं मिलेगा, जश्न से टच नहीं होता है, कुछ नहीं होता उससे। मेहनत करो ताकि कुछ ना कुछ हमारे सामने भी अगली बार जहां बोलने वाले हो, कि ऐसा ना हो कि हम लोग मायूस होकर अकेले बोलते रहे, ऐसा ना हो। जिसके अंतर्गत पंचायतों के चुनाव, बीडीसी के चुनाव और जिला परिषद के चुनाव, जब उसके साथ साथ प्रदेश के अंदर जो नगर पंचायतें हैं, नगर परिषदें हैं, जो नगर पालिकाएं हैं, उसके चुनाव होते हैं। तो उस चुनाव की बेला को लोग 5 साल इंतजार करते हैं। जिन लोगों ने चुनाव लड़ना होता है, जैसे हम आप सब लोग, जो लोग विधायक नहीं बने होते हैं, जो जिनको टिकट की आस होती है, जो हार जाते हैं, वो भी सोचते हैं चुनाव आए तो अगली बार हम लोग इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेकर के अपने विधानसभा क्षेत्र से जो हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो एमएलए बन के करें। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों पंचायत पंच से लेकर के जिला परिषद के सदस्य तक और नगर पालिका और नगर परिषदों के सदस्य बनने तक लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ऐन मौके के ऊपर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा बहाना लेकर के हिमाचल प्रदेश के अंदर जो प्राकृतिक आपदा आई, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारे सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हजारों पशु बह गए। आज भी अनेकों लोगों के परिवारों के प्रियजनों की लाश तक नहीं मिली है। घर चले गए, मकान चले गए, गौशाला चली गई, जमीनें चली गई। आज भी लोग टेंट के अंदर रह रहे हैं और उन सब लोगों को जहां उनके पड़ोसियों ने, जो समाजिक कार्यकर्ताओं ने सहयोग देकर के जीवन यापन करने का मौका दिया, वहीं पर सरकार ने भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की। 4500 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे ऐसा सरकार ने कहा, और हम जल्दी सड़कों को बहाल करेंगे ऐसा सरकार ने कहा। पानी की स्कीमों को जल्दी ठीक करेंगे ऐसा सरकार ने कहा। बिजली की व्यवस्था को ठीक करेंगे ऐसा सरकार ने कहा। और हम लोग बार बार बोलते रहे कि जो सारी व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं, सरकार इसमें फेल हो गई है, सरकार कहीं दिखाई नहीं देती है। तो हमारे सत्ता पक्ष के लोग बोलते थे कि नहीं नहीं, सरकार बहुत सतर्क है, सरकार ने सारी सड़कें खोल दी हैं, ऐसा सत्ता पक्ष के लोग बोलते थे। और आज उसी प्राकृतिक आपदा के बहाने से, या डिजास्टर एक्ट जो लागू हुआ उसके बहाने से, इस प्रदेश के अंदर सभी ऐसे जो चुनाव हैं 3 टायर सिस्टम के अंदर होने, उनको टालने की कोशिश की जा रही है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो उसके नाते मेरा ऐसा मानना है अध्यक्ष महोदय कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक है। और शायद सत्ता पक्ष के लोगों को भी ये ध्यान में नहीं आ रहा कि वो अपनी ही नालायकी को जहां पर व्याख्यान कर रहे हैं कि सड़कें नहीं खुली हैं। आप ही बोल रहे हैं, हम थोड़े बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। और जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं जिन्होंने सारे डिजास्टर को ठीक करना है, वो भी बोलते हैं सड़कें बंद है, पानी की स्कीमें नहीं है। तो विक्रमादित्य जी की भी इसमें बेइज्जती है कि इनसे सड़कें नहीं खोली गई। एक नौजवान मंत्री है, तो क्या कर रहे हैं विक्रमादित्य जी? हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर पानी की स्कीमें बहाल नहीं हुई हैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? उनका डिपार्टमेंट है। अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर पैकेज आज तक बंटा ही नहीं है तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बेइज्जती है जिन्होंने घोषणा की है 4500 करोड़ रुपया। बताओ 4500 करोड़ रुपया कहाँ है तुम्हारा? कहाँ गया वो 4500 करोड़? अभी मात्र 280 करोड़ के लगभग आपका पैसा उसमें से खर्च हुआ है, बाकी वो 4500 करोड़ रुपया है कहाँ, उसको कोई पता नहीं लग रहा है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सड़कें बंद है, मकान गिर गए, जमीनें बह गई हैं, पानी की स्कीमें ठीक नहीं हो रही हैं, तो इसका ठेका जनता का है, तुम्हारा ठेका है। ये तुमने करनी है ठीक, किसने करनी थी? आप किसकी बातों का व्याख्यान जहां पर कर रहे हैं? ये हमने करनी है सड़कें ठीक। अगर हमने करनी है तो आप लोग घर चले जाओ, हम कर लेते हैं। आप लोग छोड़ दो सारी चीजों को, हाथ खड़े कर दो, क्या दिक्कत है उसमें?
आप लोगों ने अगर सड़कें नहीं बहाल की हैं तो आने वाले टाइम में आप कहां से बहाल करोगे, कहां से व्यवस्थाएं होंगी। और मेरा तो ऐसा मानना है माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कभी इस प्रदेश के अंदर सड़कें ही नहीं होती थी, नाबार्ड नहीं था, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना नहीं थी, जिसमें आज करोड़ों नहीं अरबों रुपया हिमाचल प्रदेश के अंदर लग चुका है पीएमजीएसवाई में, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केंद्र से योजना शुरू की थी, उसका सबसे बड़ा लाभ हमारे हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेशों को हुआ। नाबार्ड के अंतर्गत हम लोग लोन लेते हैं, अनेकों पैसा आया, उसके कारण सड़कें बन गई। कुछ सड़कें बह गई होंगी लेकिन कोई सड़क बची ही नहीं है। उस जमाने में भी लोग बैलेट पेपर लेकर के, डिब्बे लेकर के, हमारे प्रदेश के परिश्रमी कर्मचारी दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर के 5-5 फुट में जाकर के बर्फ में जाकर के वहां पर चुनाव करवाते थे। आज अगर कुछ सड़कें टूट गई हैं तो उसका बहाना लेकर के आप चुनाव को कैसे रोकना चाहते हैं? जब सड़कें ही नहीं थी तब भी चुनाव होता था इस प्रदेश के अंदर, जब रास्ते नहीं थे तब भी चुनाव होता था इस प्रदेश के अंदर। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये सरकार चुनावों से डर रही है, चुनाव नहीं करवाना चाहती है, क्योंकि चुनावों के अंदर बताने के लिए कोई बात है नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, हमारी विधानसभा, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो अजीब सिस्टम हुआ कि नगर पालिकाएं 3 घोषित हुई, हमीरपुर, ऊना और बद्दी बरोटीवाला। उन्हें नगर पालिकाओं के चुनाव 6 महीने के अंदर करवा देते। हमें क्या दिक्कत थी? 14 ग्राम पंचायतें उसके अंदर गई। आप लोगों ने 14 ग्राम पंचायतें भंग कर दी, उनको काम करने का अधिकार नहीं है। लोगों ने आंदोलन किया, उसके बाद आप लोगों की एक चिट्ठी चली गई कि ये पंचायतें जो ऑलरेडी आपके पास पैसा आया हुआ है उसको पैसे को लगा दे, सितंबर अक्टूबर तक आप लोग लगा दें, नवंबर में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, उसके बाद आप लोगों को कोई अधिकार नहीं रहेगा क्योंकि अगला चुनाव आ जाएगा। लेकिन वो 14 पंचायतों को भंग कर दिया गया, नगर परिषद को भंग कर दिया गया, नगर निगम डिक्लेयर हो गया, किसी व्यक्ति को चार्ज दे दिया गया एडीसी को। उस चार्ज के अंतर्गत अब वो एडीसी का काम देखें या फिर कमिश्नर का काम देखें, अब वो क्या करे वहां पर। हमारे तो 14 गांवों के अंदर अराजकता का माहौल है कि आखिर वहां पर फार्म टेस्ट किसके कौन करेगा? पार्षद करेगा, जब पुराने प्रधान करेंगे, नया चुनाव हुआ नहीं है। तो उसके नाते हिमाचल प्रदेश के अंदर अध्यक्ष महोदय, जो इस चुनावों के कारण अफरा तफरी का माहौल है, रोस्टर का विषय जहां पर आया, माननीय न्यायालय ने कहा है कि रोस्टर 6 महीने पहले लागू होना चाहिए। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो हम लोग टाइमली उसका ऑब्जेक्शन दे सके। हम रोस्टर 1 महीना पहले निकालेंगे और रोस्टर निकाल करके फिर वही व्यवस्था होती है जो जहां पर बताई गई कि जहां ओबीसी नहीं है वहां ओबीसी सीट हो रही है, जहां एससी नहीं है वहां एससी सीट हो रही है। ऐसा हमारे ऊना के अंदर हुआ था एक बार, महतपुर के अंदर वार्ड नंबर 9 एससी सीट रिजर्व कर दी, वार्ड नंबर 5 के व्यक्ति ने जाकर के वहां पर चुनाव लड़ा क्योंकि व्यक्ति नहीं था एससी कोई भी। तो इन सारी चीजों की व्यवस्था समय रहते प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसके अंतर्गत होनी चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज प्रदेश के माननीय मंत्री महोदय, सत्ता पक्ष के माननीय विधायक, सत्ता पक्ष के माननीय मंत्री यहां पर विधानसभा के अंदर वो ही बात मान रहे हैं जो हम पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं कि सरकार फेल होगी, आपसे काम नहीं हो रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों ने आपदा के अंदर कोई काम नहीं किया, सड़कें नहीं खोली, आपने पुल गिर गए, पुलियां गिर गई, आपकी बसें नहीं जा रही हैं, स्लिप नहीं आपसे उठाए गए, तो आप ही मान रहे हैं, अपने आप ही लोग मान रहे हैं। इससे बड़ी अचीवमेंट इस नियम 67 के अंतर्गत चर्चा के ऊपर और क्या हो सकती है कि पूरी सरकार आज ये बोल रही है कि हमसे कुछ नहीं हुआ पहले 6 महीने के अंदर, इसलिए हम लोगों ने चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। देख, आप लोग टालना चाहते हैं। तो मेरा अध्यक्ष महोदय ये मानना है कि ये चुनाव होने चाहिए, समय के ऊपर होने चाहिए, और चुनावों के अंदर जो माननीय, देखो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, यहाँ पर कल बोल रहे थे अपने शायद राम कुमार जी ने कहा था कि बैलेट तो अभी छपे ही नहीं है। ऐसा जब तो लोग जी ने विषय उठाया था कि बैलेट के लिए माननीय इलेक्शन कमीशन ने 10 नवंबर को चिट्ठी डाल दी, 10 नवंबर 2025 को, कि सभी सप्लाई ऑफ इलेक्शन मटेरियल्स एंड बैलेट पेपर्स कि आप लोग आकर के ये सारा सामान अपना लेकर के चले जाएं। और आप लोग उस चिट्ठी को भी मानने को तैयार नहीं है। डिप्टी कमिश्नर परेशान है आपके, सुबह चिट्ठी आ जाती है इलेक्शन कमीशन की, आप रोस्टर लागू करो, वोटें बढ़ानी शुरू करो, बाढ़बंदी शुरू करो। 12 बजे सुक्खू जी की गवर्नमेंट को पता लगता है तो एक और चिट्ठी आ जाती है कि आपने कुछ नहीं करना है। अब डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं हम इलेक्शन कमीशन के अंदर है, कहीं हमें सस्पेंड ही ना कर दे। अब गवर्नमेंट कुछ बोल रही है और इलेक्शन कमिश्नर कुछ बोल रहे हैं। कम से कम अपना तालमेल तो हो, एक दूसरे से बातचीत तो करो।
अहम के टकराव के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल बना हुआ है। तो उसके नाते अध्यक्ष महोदय, हमारा जो मानना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इलेक्शन समय के ऊपर होने चाहिए, और हम ताकि हिमाचल प्रदेश की जो विकास है, जो जिसको हम कहते हैं बिल्कुल जड़ से विकास शुरू होता है तो पंचायत के माध्यम से शुरू होता है, नगर पंचायत के माध्यम से शुरू होता है। हमारे जो फंड जाते हैं, चाहे वो VKVNY है, चाहे MP लैड है, चाहे SDP है, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट में आप लोगों ने कोई फंड दिया होगा, जो दिया नहीं है, लेकिन देंगे, अगर देंगे तो वो किसने लगाना जा करके? वो कांटी तेसी लेकर के PWD मिनिस्टर जाएगा वहां पर? कौन जाएगा वहां पर रास्ता बनाने के लिए? PWD IPH के तो पहले रुक गए, क्योंकि आपका 500,000 करोड़ रुपए का तो उनकी पेमेंट नहीं हुई है। ठेकेदारों के काम तो माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही बंद है, क्योंकि ट्रेजरी से 10,000 रुपए से ज्यादा पैसा नहीं निकल रहा है। आपने पंचायतों के काम भी बंद कर दिए, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर हम सब लोग जहां पर क्या शोषणों बजाने के लिए आए हुए हैं? जहां काय को आए हुए हैं? काय की व्यवस्था है? काय की डेमोक्रेसी है? किस काम के लिए हम लोग जहां पर आए हुए हैं? तो उसके नाते माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी एक कानूनविद हैं, और मुझे लगता है जहां जो सब लोग बैठे हैं, 2-1 व्यक्तियों को छोड़ करके सबसे सीनियर आप विधायक हैं, 1985 के शायद, है ना जी? तो 1985 में तो हम यूनिवर्सिटी गए थे, अमर सुखू जी पढ़ने के लिए गए थे, उस समय आप विधायक थे। तो आप इनकी क्लास लो सबकी बैठ करके, इनको बताओ कमरे के अंदर कि भैया ऐसे नहीं चलता जैसे तुम लोग चला रहे हैं, न कानूनी व्यवस्था में ऐसे चलेगा, न जनता के बीच ऐसा चलेगा। और मुझे लगता है सुखविंदर सुक्खू जी मान ही जाएंगे आपकी बात को, क्यों मान ही जाएंगे? मंत्री के लिए तो मान नहीं रहे, इस बात को तो मान ही जाएंगे। नहीं बनाना ना बनाओ, लेकिन आपको सलाह तो देनी चाहिए। एक अध्यक्ष के नाते सबसे सर्वोच्च पद के ऊपर आप बैठे हुए हैं, तो उसमें सलाह आपको देनी चाहिए। और हाँ, बना दो इसको, इनको फिर सॉरी इनको बना दो आप। लेकिन मेरा ऐसा मानना है अध्यक्ष महोदय कि एक अफरा तफरी का माहौल चल रहा है। हम लोग ऐसे विषय कई आए हैं, अब कई विषय कई लोगों ने, अब नेगी साहब चले गए, देखो हमारे से सीनियर हैं वो, लेकिन सीनियर का मतलब ये नहीं है वो जो मर्जी बोलते रहे। उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि वो एकदम धर्म के ऊपर चले जाते हैं। देखो, धर्म का विषय हर व्यक्ति का भावनाओं का विषय है, वो चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। आप लोग सेकुलर है, मैं अच्छी बात मानता हूँ। सेकुलर इस विश्व के अंदर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है इस विश्व के अंदर। वो बहुत लंबी चर्चा है, सेकुलर कौन है, तो कोई भी नहीं है। इसके कारण धर्म सापेक्ष हो सकता, आदमी धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। ये बड़ी लंबी परिभाषा है, आपको किताब लिखनी पड़ेगी, बाबा जी किताब लिखनी पड़ेगी। तो उसके नाते जो सारी कॉमरेडों की व्यवस्था है जिसके अंदर हम चल रहे हैं, जिन्होंने बम्बड़ भूसा डाला हुआ पूरे विश्व के अंदर, सापेक्ष है लोग, निरपेक्ष कोई भी नहीं है। उसके नाते जब वो बार बार बोलते हैं, हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र के अंदर कोई व्यक्ति अगर कोई अराजकता फैलाता है, वो कोई भी व्यक्ति है, उसके नाते हम लोग बोलते हैं। हमको मुस्लिम के विरोध में नहीं बोलते, न सिख के विरोध में बोलते, न ईसाई के विरोध में बोलते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि राष्ट्र हम सब का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, हम सब का है, किसी एक पार्टी का भी नहीं है, किसी एक नेता का भी नहीं है। लेकिन वो कई बार राम मंदिर के ऊपर ही कमेंट कर देते हैं। हमें गौरव प्राप्त है, हमने अकेलों ने नहीं बनाया राम मंदिर। इस देश के अंदर 590 साल तक संघर्ष चलता रहा, 3.5 लाख लोग उसके लिए शहीद हुए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया। उस फैसले को नरेंद्र मोदी ने दम रखते हुए इंप्लीमेंट किया। ये हमारी अचीवमेंट है, उसके नाते हम लोग उसको बोलते हैं। शायद वो फैसला पहले भी आ जाता, लेकिन कहा जाता था लोगों को कि अगर फैसला आप लोग देंगे, लोगों को पता था पुरानी गवर्नमेंट को फैसला किसकी फेवर में आएगा, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से वो फैसला हुआ है। वो हमने नहीं किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया, तथ्यों पर आधारित किया है, उसके नाते फैसला आया। लेकिन पुरानी गवर्नमेंट ये बोलती थी तुम फैसला देंगे तो दंगे हो जाएंगे। लेकिन जब व्यक्ति मजबूत बैठा होता है, किसी के माई के लाल की दम नहीं होता दंगा करा दे। एक सुई नहीं हिली इस देश के अंदर, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री मजबूत बैठा हुआ था वहां पर, उसके नाते वो हुआ है। इसलिए मेरा नेगी जी से आग्रह रहेगा कि इन भावनाओं के विषय के ऊपर ना बोला करें। ये हमारे लिए कोई पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। राम मंदिर हमारे लिए पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। धारा 370 35 हमारे लिए पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। कॉमन सिविल कोड CAA ये देश के विषय हैं, इसलिए इनके ऊपर लंबी डिबेट कभी हो सकती है। अगर बोलना उन्होंने, वो माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, वो जयराम जी के ऊपर चले जाते हैं। सुक्खू जी ने तो मौका दिया उनको कि जयराम जी के पास बैठो, थोड़ा शांत स्वभाव से जीना सीखो, जयराम जी से कुछ बातें सीखो। इनको तो गुस्सा ही नहीं आता है। आपने देखा कभी गुस्सा आज आया? जब व्यक्तिगत, देखो जब व्यक्तिगत आदमी के ऊपर बोला जाता है, बार बार जयराम जी, बार बार जयराम जी। अब जयराम जी अपने स्वराज के बारे में नहीं बोलेंगे तो कहाँ के बारे में बोलेंगे? वो बोलेंगे, क्योंकि स्वराज ने उनको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार
6 बार लगातार उनको विधायक बनाया है और स्वराज ने भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में चीफ मिनिस्टर दिया है। इसके लिए हम वहां की जनता का हम भी धन्यवाद करते हैं। तो इसलिए मेरा माननीय नेगी साहब से आग्रह रहेगा, हम जैसे नौजवान लोग थोड़ा बोल जाएं ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, पर नेगी जी तो बहुत ठंडे दिमाग के आदमी, इतनी बर्फ पड़ती है वहां पर, पता नहीं इतने गर्म कहाँ लगता उनका है कि ऊना में रहते हैं और हमारा लगता है हम तो किन्नौर में रहते हैं। इतनी बर्फ पड़ती है, उस बर्फ से सीखो कैसे टिके रहना है, कैसे शांत रहना है, धीरे धीरे पिघलना है। क्यों रोज जी भी बेचारे इकट्ठे होते रहते हैं जब वो बोलते हैं, क्योंकि साथ में बैठे हुए तो उसके नाते मेरा अध्यक्ष महोदय जी निवेदन है कि हम अब देखो यहाँ पर आप लोग, मैं कई बार बोलता हो सकता है हमारे में से भी कुछ लोगों को लगे, अपने लोगों को भी लगे, आपके लोगों को भी लगे, कई परिवारों के अंदर, कई लीडर्स के अंदर, किसी होटल में अपना आदमी है, खरीद लिया तो खरीद लिया, उसमें क्या दिक्कत है? क्या इनको खरीदने का अधिकार नहीं है? इन्होंने बिजनेस किया हुआ है क्या? ठीक है, उसमें जो 24 करोड़ माफ किया, बिजली बिल माफ किया, अलग अलग चीजें हो सकती हैं, वो अलग अलग हो सकती हैं, वो अलग अलग हो सकती हैं। इसलिए मेरा कहना कि पंचायती चुनावों के ऊपर हम लोगों को फोकस करना चाहिए कि पंचायतों के चुनाव होने हैं या नहीं होने हैं, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। हम लोग ऐसे तितलियों की तरह जहाँ लड़ी जा रहे हैं, तो उसके कारण, इसी कारण से राजनीति को लोग नफरत से देखते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस विधानसभा के अंदर बैठे हुए 68 विधायकों में से जितने परसेंट में ज्यादा ईमानदार होंगे, इतना ईमानदार समाज के अंदर नहीं है लोग। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 2 4 10 लोग होंगे गड़बड़, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जितना सिद्धांतक हम आप लोग जीते हैं, जितना सिद्धांतक हम आप लोगों के लिए मरते हैं, सुबह से शाम तक, रात तक, लोग संडे को फोन नहीं सुनते हैं, जो जिनको 2-2 लाख तनख्वाह मिलती है, लोग रात को फोन बंद कर लेते हैं। हम लोग रात को भी 12 बजे लोगों का जवाब देते हैं। जिस दिन ऊना के अंदर मर्डर केस हुआ रियादा होटल के अंदर, उस दिन 12:15 बजे मैंने फोन सुना। मैंने सोचा पता नहीं घर से फोन आ गया, मैं एकदम डर गया, पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद फिर किसी आदमी का 2:30 बजे आया, मैं कहा यार पता लग गया। फिर 4:15 बजे आया, मैं कहा अब तो सोने नहीं देंगे जी, बंद ही कर देते हैं। 4:15 बजे मैंने बंद किया। क्या कोई इस प्रदेश का बड़े से बड़ा ऑफिसर ऐसे रात को फोन सुनता है? कोई बात करता है कोई? लेकिन हम आप सब लोग हैं जो इन सब बातों को लोगों के साथ कंसर्न में जुड़े हुए, लोगों के लिए भाग दौड़ करते हैं। आधी से ज्यादा तनख्वाहें तो हमारी आपकी सदन के अंदर चली जाती हैं। जब हमारी तनख्वाह बढ़ती है, माननीयों के बड़े पैसे, बड़े है नहीं, सुक्खू जी ने 7 महीने हमें गाड़ियां बढ़वाई, मार्च महीने में पास हो गया और दिसंबर महीने तक तनख्वाह नहीं बढ़ी, अभी भी नहीं बढ़ी है, अभी भी नहीं बढ़ी अध्यक्ष महोदय, आपकी भी नहीं बढ़ी है। तनख्वाह तो क्या बढ़नी थी, विधायक निधि भी नहीं मिल रही है। आप कल्पना करो। तो उसके नाते कंक्लूड प्लीज, कंक्लूड। माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम करना है, आप लोगों ने काम करना है। अगर आप लोग वास्तव में डिजास्टर को मानते हैं तो मंडी में आप लोग जश्न मनाने क्यों जा रहे हैं? जहां सारे के सारे लोग कंस्टिट्यूंसी के अंदर घूमो, जेसीबी पोकलैंड लेकर के जेईओ एसडीओ एक्सएनओ की गांवों के अंदर छोड़ियां बना दो, उनको कहो काम करो, 2 महीने के अंदर इसको सारा करके पास से करो। आप लोगों ने क्या जश्न मनाना? जश्न से कुछ नहीं मिलेगा, जश्न से टच नहीं होता है, कुछ नहीं होता उससे। ऐसे ही सुक्का टशन है, जैसे बस स्टैंड पे मारते हैं कई लोग, कुछ नहीं मिलता उससे। तो ऐसा इस जश्न से कुछ नहीं मिलने वाला है। ग्राउंड में काम करो, मेहनत करो, ताकि कुछ ना कुछ हमारे सामने भी अगली बार जहां बोलने वाले हो, कि ऐसा ना हो कि हम लोग मायूस होकर अकेले ही बोलते रहे, ऐसा ना हो कि हम अकेले ही रह जाए अगली बार। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा, सुखविंदर जी आप चुनाव करवाओ, कोई भी जीत के आ गए, कौन सा सिंबल के ऊपर तो चुनाव है नहीं है, सिंबल के ऊपर तो है नहीं है। तो जो भी आएगा वो जीत करके लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर कोई भी भाई बहन जीत कर, कंक्लूड प्लीज, वो हमारा होगा या तुम्हारा होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग अपनी विफलताओं के मत्थे इस चुनाव की बड़ी मत दो, ऐसा निवेदन करते हुए मैं आप सबका